आज मैं भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित लेक्चर का ये दूसरा पार्ट है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने अनुच्छेद 1 के बारे में पूरी तरह पढ़ा। उसमें मैंने काफ़ी कुछ बातें बताई थी कि कनाडा और अमेरिकी संघ में क्या अंतर है, भारत का किस प्रकार भारतीय संघ या यूनियन किस प्रकार कनाडा के यूनियन से समानता रखता है। और आज मैं यहाँ अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा करूँगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो मतलब अगर संसद चाहे तो संघ में नियम के द्वारा यानी कि संविधान के तहत किसी भी नए राज्य को प्रवेश करा सकती है। अब इस अनुच्छेद का मतलब क्या है? देखिए, अनुच्छेद 2 से कुछ बातें सामने आती हैं। पहली बात यह सामने आती है कि संसद नए राज्यों को इंडियन यूनियन में शामिल कर सकती है और नए राज्य स्थापित भी कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे आसान एग्जाम्पल सिक्किम का है। सिक्किम पहले भारत में नहीं था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के सहायक राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अनुच्छेद 2 ये बताता है कि संघ में किसी भी नए राज्य को संसद शामिल कर सकता है। हाँ, लेकिन याद रखिए ये पावर संसद के ही पास है। अब अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात संसद किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकता है या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है या राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, नाम सीमा में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए किसी राज्य के नाम और सीमा में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र का मतलब उसके एरिया में कम करना हो या बढ़ाना हो, तो उसका क्या उसका प्रोसेस है। तो संविधान में इस प्रोसेस की व्याख्या अनुच्छेद 3 में दी गई है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा विधेयक जो कि राज्य की नाम और सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित है, तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किया जा सकता। अर्थात बिना राष्ट्रपति के सिफारिश को संसद में आएगा ही नहीं। उसके बाद अगर राष्ट्रपति सिफारिश करता है तो यह संसद में आता है और जब संसद में आता है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके नए राज्यों के निर्माण या पुराने राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। याद रखिएगा, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? बस आधे से अधिक यानी 50% + 1। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करने संबंधी विधेयक को लेकर राष्ट्रपति सिफारिश करता है और वह संसद में आता है, तो संसद चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है या पुराने राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या उसकी सीमा में परिवर्तन हो रहा हो तो क्या उस राज्य को पावर नहीं है उस मामले में बोलने का? जैसे मान लीजिए अगर एमपी के क्षेत्र में या एमपी के एरिया में कोई परिवर्तन किया जाए, एमपी का नाम बदला जाए, तो क्या ये पावर केवल संसद को है? एमपी का विधानमंडल या एमपी की सरकार को उसमें बोलने का कोई हक नहीं है? देखिए, इसमें एक बात है कि अगर किसी राज्य का क्षेत्र या उसकी सीमा में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें राज्य विधानमंडल अर्थात उस राज्य के यानी संबंधित राज्य के विधानसभा की क्या भूमिका है। इसमें उसकी भूमिका ये है कि संसद में अगर कोई ऐसा विधेयक पेश किया जाता है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल में विचार करने के लिए उसको भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यूपी के नाम में परिवर्तन करना हो तो ऐसा विधेयक यूपी के विधानसभा में विचार करने के लिए आएगा
और राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल को एक निश्चित समय के अंदर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, यानी और राष्ट्रपति उस राज्य को समय देगा कि भाई आपके राज्य के नाम और सीमा में ये परिवर्तन होने जा रहा है, आपका इस पर क्या कहना है, ये विचार आप इतने दिनों में जो भी सुझाव हो आप उसको पेश कीजिए। तो अब सवाल उठता है कि राज्य विधानमंडल का दिया गया सुझाव किस प्रकार है, बाध्यकारी है या बाध्यकारी नहीं है। तो याद रखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा दिया गया सुझाव राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात सब कुछ संसद के हाथ में है। बस थोड़ा बहुत विचार करने के लिए राज्य विधानमंडल को, यानी जिस राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन हो रहा है, उस राज्य के विधानमंडल या विधानसभा में भेज दिया जाता है कि भाई आप विचार करके बताइए। लेकिन उनके द्वारा दिया गया विचार कोई बहुत बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि जब अगर वो मना कर दे कि नहीं करना है तो संसद नहीं करेगी, नहीं, संसद इस मामले में पूरी स्वतंत्र है। वो बस विचार करने के लिए विधानमंडल को कहती है। अर्थात अगर ये प्रश्न आता है कि किसी राज्य और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार पूरी तरह किसके पास है, तो पूरी तरह संसद के पास है। बस राज्य विधानमंडल केवल इस विधेयक के बारे में अपना सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडियन यूनियन में किसी राज्य क्षेत्र के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। समझे ना, कि किसी राज्य क्षेत्र के अस्तित्व का कोई गारंटी नहीं है। अर्थात कब किसी राज्य का नाम बदल दिया जाए, कब किसी राज्य की सीमा घटा दी जाए, बढ़ा दी जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। अर्थात वो पूरी तरह से संसद पर निर्भर है। इसलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और इसकी व्याख्या मैंने अपने इस लेक्चर के पार्ट 1 में अच्छी तरह से की है। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 3 हुआ। अब मैं आगे चर्चा करूँगा कुछ महत्वपूर्ण बातों की, आयोगों की और नए राज्यों के को लेकर के जो विवाद पैदा हुए उनकी। तो अब ये प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ तो राज्य किस श्रेणी में थे? तो इसका उत्तर ये है कि जब संविधान लागू हुआ तो राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई गई थी, ABCD। ए में ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, बी में प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासतें थी, और सी में केंद्र शासित प्रदेश, और डी में अंडमान निकोबार था। इस प्रकार जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तो इस 4 श्रेणी के राज्य थे, ABCD। उसमें ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासतें थीं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, और अंत में डी में अंडमान निकोबार को रखा गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो नए राज्यों के गठन के आधार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, और 1947 के बाद ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो उठी। यानी कि 1950 के पहले ही नए राज्यों के गठन को लेकर के विवाद पैदा हो गया था, और 1947 से ही नए नए राज्यों को बनाने की मांग उठी। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग 552 देसी रियासत थीं, जिसमें से आपको पता है कि 549 तो भारतीय संघ में शामिल हो गई थीं, यानी 549 बड़े आसानी से शामिल हो गई भारत में। वही बाद में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से जो है भारत में लाया गया था। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जब देसी रियासतों का विलय हो गया तो उसके बाद जो समस्या आकर खड़ी हुई राज्यों के पुनर्गठन की, यानी कि स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नए राज्य की बनाने की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर। इसमें सबसे आगे था दक्षिण भारत। तो विशेषकर दक्षिण भारत में ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हो उठी। पुनर्गठन का मतलब, कुछ विद्यार्थी पुनर्गठन का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। पुनर्गठन का मतलब नए राज्यों के निर्माण को लेकर के मांग हो उठी। इसी समस्या का हल निकालने के लिए 1948 में S.K. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। S.K. धर का पूरा नाम श्याम कृष्ण धर था, जो कि एक रिटायर्ड जज थे। तो इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई उसका यही काम था कि इनका ये
इनको ये सुझाव देना था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो एस.के. धर कमेटी इसी विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई थी कि क्या भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और कमेटी ने यह कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। मतलब इन्होंने ये साफ साफ मना कर दिया एस.के. धर कमेटी ने कि भाषा के आधार पर कोई नया राज्य नहीं बन सकता। राज्य बनाने का आधार प्रशासनिक होना चाहिए। लेकिन इस कमेटी के सिफारिश के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई। विरोध के स्वर बहुत ऊंचे होने लगे। दक्षिण भारत में विरोध बहुत तेज़ी से होने लगा। यानी कि एस.के. धर कमेटी की रिपोर्ट से लोग खुश नहीं थे। तो जब मांग बहुत ज़्यादा उठने लगी तो फिर दिसंबर 1948 में एक जे.वी.पी. कमेटी बनी। जे.वी.पी. कमेटी में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोग की कमेटी बनी, इसीलिए इसको हम जे.वी.पी. कमेटी कहते हैं। इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया। मतलब जो धर कमेटी ने कहा वही बात इस कमेटी ने भी कही। इस कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का बनना ठीक नहीं है, अव्यावहारिक है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी। इस प्रकार आपने देखा कि धर कमेटी, जे.वी.पी. कमेटी, इन दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन इसी बीच एक घटना हो गई। दक्षिण भारत में एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामालू। पोट्टी श्रीरामालू जो है आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करने की बात कर रहे थे तेलुगु भाषा के आधार पर। यानी कि वे अलग से आंध्र प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे। यानी कि उस समय आंध्र प्रदेश मद्रास में ही था और इसके लिए वो अनशन पर बैठ गए कि नहीं, आंध्र प्रदेश बनना ही चाहिए, तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनेगा। और 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया और उनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद मजबूर होकर के 1953 में भाषा के आधार पर एक नया राज्य गठन करना पड़ा जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। यानी कि इन्हीं की मौत के बाद नेहरू जी ने मजबूर होकर के 1953 में भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो इसीलिए आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। ये 1953 का है। अतः मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश का गठन हुआ जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अब आंध्र प्रदेश के बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई। अब फिर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई इस समस्या को सुलझाने के लिए कि भाई अब तो आंध्र प्रदेश बन ही गया, अब क्या किया जाए। ये मांग बढ़ती चली जा रही थी। तो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि राज्य के पुनर्गठन में भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन भाषा के अलावा प्रशासनिक और वित्तीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। केवल भाषा को ही आधार मान करके नया राज्य बनाया जाए वो सही नहीं है। और इस फजल अली आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फार्मूले को भी अस्वीकार कर दिया था। तो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि फजल अली आयोग ने साफ कहा था कि भाषा को कई कारणों में से एक कारण माना जा सकता है नया राज्य बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ भाषा को ही आधार माना जाए यह सही नहीं है। नया राज्य बनाते समय भाषा के अलावा प्रशासनिक और वित्तीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया और 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ।
और जिसके अंतर्गत 14 नए राज्य बने तथा 6 नए संघ शासित क्षेत्र का निर्माण किया गया था 1956 में। याद रखिएगा 1956 की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। अब इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत एक और बात कही गई थी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल बनाने की बात की गई थी। यानी कि इसी जो 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, इसी के अंतर्गत एक जोनल काउंसिल बनाने की बात की गई थी, क्षेत्रीय परिषद। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो क्षेत्रीय परिषद का विचार है यानी कि जोनल काउंसिल का विचार है, ये जवाहरलाल नेहरू का था। उनका ये मानना था कि जब ये राज्य बन रहे हैं, चाहे जिस आधार पर बन रहे हों, तो इनके बीच में भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मंच होना चाहिए, ताकि ये आपस में अलग अलग थलग ना पड़े रहें। आपस में इनकी समस्याएं अगर एक दूसरे से होती हैं तो उनको मिल करके सुलझाएं, ना कि हर राज्य अपना अलग थलग पड़ा रहे एक दूसरे से। तो इसीलिए उन्होंने क्षेत्रीय परिषद बनाने की बात की। तो ये जो जोनल काउंसिल है, इसका उद्देश्य है सभी राज्यों में सामंजस्य को स्थापित करना। तो यानी कि इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम में राज्यों के बीच आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाने का प्रावधान किया गया। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद की भावना को भी मजबूत किया गया। सहकारी संघवाद के अंतर्गत ये माना गया कि सभी राज्य किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े रहें और एक दूसरे की समस्याओं को मिलकर के सुलझाएं। तो इसीलिए इस अधिनियम में क्षेत्रीय परिषद को बनाने का भी प्रावधान किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य है कि राज्यों में आपसी सामंजस्य को बनाए रखना। परिषद एक सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि हमारे मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको बनाने की बात की गई थी। हाँ, एक और होता है जिसे हम इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है जिसके बारे में हम केंद्र राज्य संबंध के 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय परिषद सांविधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक, जबकि इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बाद में, जब मैं केंद्र राज्य संबंध पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी तो मैं यहाँ क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, और ये हर वर्ष उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं। अब सवाल है, कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। 6वीं बहुत बाद में बनी थी, लेकिन मूल रूप से 5 हैं। जैसे पहला उत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। अब इसमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से मेंबर हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली। इसी प्रकार एक सेंट्रल जोनल काउंसिल है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। तो सेंट्रल जोनल काउंसिल का हेड ऑफिस इलाहाबाद है। इसमें कौन कौन सदस्य हैं? उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। तीसरा है ईस्टर्न जोनल काउंसिल, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। चौथा है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव। हालांकि अब तो आप जानते हैं दोनों को मर्ज कर दिया गया है। 5वां देखिए, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, साउथ जोनल काउंसिल।
इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पांडिचेरी। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1971 के अधिनियम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बना था, यानी कि 1971 के एक्ट के अंतर्गत ईस्टर्न जोनल काउंसिल अलग से बनाई गई और यह 8 अगस्त 1972 से काम करना शुरू किया। अब ये जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है जो 1971 के अंतर्गत 1972 में काम करना शुरू की, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं तो लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम। यानी ध्यान दीजिएगा, जो आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हैं उन्हीं को लेकर के बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल बनाई गई थी 1971 के अधिनियम के अंतर्गत 1972 में। इसमें सारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं और इसमें से कुछ पूर्वोत्तर के राज्य आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में भी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसमें सिक्किम बहुत बाद में जोड़ा गया है 1994 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई। अब मैं अगले लेक्चर में आपको अन्य भाग के बारे में समझाऊंगा। हाँ, अब यहाँ पर मैं कुछ राज्य छूट गए हैं, वो कब बने, किस संविधान संशोधन के तहत बने, उनको मैं अपने अगले लेक्चर में जोड़ दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये जितनी मैंने व्याख्या की है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। खासकर जोनल काउंसिल क्या होता है, किस तरह से कौन कौन सी कमेटियाँ बनी, क्या उनका सुझाव था, इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। अब तब तक के लिए धन्यवाद।